कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात के दाहोद पहुंचे। यहां उन्होंने आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित किया और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी ने लोकसभा में मनरेगा का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि मैं इसे रद्द करना चाहता हूं, लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि देश को याद रहे कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। लेकिन आज कोरोना के वक्त मनरेगा नहीं होता तो आपको पता है कि देश की क्या हालत होती। राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि गुजरात में कोरोना से 3 लाख लोग मारे गए हैं, गंगा मां लाशों से भर गई है। हिंदुस्तान में कोरोना से 50 से 60 लाख लोग मारे गए, लेकिन ये लोग इस पर बात नहीं करते। ये लोग कहते हैं थाली बजाओ और लाइट जलाओ। ये आज एक पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये एक आंदोलन, एक सत्याग्रह की शुरुआत है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने और उससे पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। जो काम उन्होंने गुजरात में शुरू किया, वो आज हिंदुस्तान में कर रहे हैं। जिसको गुजरात मॉडल कहा जाता था, आज 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक अमीरों का हिंदुस्तान, उसमें चुने हुए लोग हैं, बड़े बड़े अरबपति, ब्यूरोक्रेट्स, जिनके पास सत्ता है, धन है, अहंकार है। और दूसरा हिंदुस्तान भारत की आम जनता, आम नागरिक का हिंदुस्तान। पहले ये गुजरात में टेस्ट किया गया और उसको हिंदुस्तान में अब लागू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी 2 हिंदुस्तान नहीं चाहती है। हमें 2 नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। और उस हिंदुस्तान में सबका आदर होना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको अस्पताल, स्वास्थ्य की सेवा मिलनी चाहिए। जो बीजेपी का मॉडल है, 2 हिंदुस्तान का, 2 गुजरात का मॉडल, उसमें जनता का जो धन है, क्योंकि ये जो धन है, जंगल है, जमीन है, जल है, ये किसी उद्योगपति का नहीं है, ये आपका है, आदिवासियों का है, गरीबों का है, कमजोर लोगों का है, हिंदुस्तान के हर नागरिक का है।
मगर इसका फायदा आपको नहीं मिलता है। यूपीए की सरकार थी तो हमने पूरी कोशिश की, जो हिंदुस्तान का धन है, जल, जंगल, जमीन, हमने पूरी कोशिश की कि इसका फायदा हिंदुस्तान के आम नागरिक को, दलितों को, आदिवासियों को, युवाओं को, सबको मिले। और हमने बहुत बड़े कदम उठाए, पैसा कानून लाए, जिसके माध्यम से आपकी जमीन, जो आपका हक है, आपको वापस मिले। मनरेगा दिया, 100 दिन काम की गारंटी, पूरे देश में उसको चलाया और करोड़ों लोगों को मनरेगा से फायदा मिला। जमीन अधिग्रहण बिल लाए। पहले क्या होता था, बिना आपसे पूछे आपकी जमीन छीन ली जाती थी, कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता था, कभी कभी व्यक्ति को मालूम भी नहीं होता था कि उसकी जमीन छीन ली गई। अंग्रेजों के समय का कानून था, हमने उसको बदला। बिना पूछे आपसे जमीन नहीं ली जा सकती। अगर जमीन ली जाएगी, पूछकर ली जाएगी, और फिर आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा कॉम्पनसेशन मिलेगा। यह हमने करके दिखाया। बीजेपी आई, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में पूरी दुनिया के सामने मनरेगा का मजाक उड़ाया। कहते हैं मैं इसको रद्द करना चाहता हूं मगर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश को याद हो कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। और आज देखिए, कोविड के समय अगर मनरेगा नहीं होता तो देश की हालत आपको मालूम। और उसी प्रोग्राम को बीजेपी आज चला रही है। प्रधानमंत्री आए, नोटबंदी की, आपके जेब में से पैसा निकाला, आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, बैंक के सामने आपको खड़ा कर दिया। पूरा देश बैंक के सामने खड़ा था। पूरे देश ने अपनी कमाई का पैसा बैंक में डाला। काले धन के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। अरबपतियों को फायदा हुआ। वही लोग जो अमीरों के हिंदुस्तान में जीते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, उनको फायदा हुआ, मगर आम नागरिक को कुछ नहीं मिला। उसके बाद जीएसटी लागू की। एक बार फिर ऐसी जीएसटी बनाई कि जो कमजोर व्यक्ति है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, उसको नुकसान हो और अरबपतियों को फायदा मिले। तो जो भी इन्होंने किया है, चाहे वो गुजरात में, चाहे वो हिंदुस्तान में, इन्होंने 2 हिंदुस्तान बनाने के लिए किया है। एक अमीरों का हिंदुस्तान, जिसमें चुने हुए लोग कोई भी सपना देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। और दूसरा हिंदुस्तान
जिसमें लाखों करोड़ लोग रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, कोरोना के समय अस्पताल में जाते हैं, मरने के लिए अस्पताल जाते हैं, ना वहां उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा, ना वेंटिलेटर मिलेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं थाली बजाओ, थाली बजाओ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी के खानापारा मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही गुवाहाटी में पिछले 25 वर्षों में अपनी सेवा के लिए असम पुलिस को राष्ट्रपति कलर अवार्ड से सम्मानित भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में वादा किया कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि असम से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को पूरी तरह से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि असम के कई क्षेत्र अफस्पा से मुक्त हैं। 1990 के दशक में असम में अफस्पा लागू किया गया था। इसे 7 बार बढ़ाया गया था। पीएम मोदी के 8 साल के शासन के बाद राज्य के 23 जिलों को अफस्पा मुक्त किया गया है, जबकि इसे असम के 60% से ज्यादा क्षेत्र से हटा दिया गया है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के सभी जिलों से अफस्पा हटा दिया जाए। अफस्पा हमेशा के लिए आम जनता का विरोध का कारण रहता था। विशेष बल अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों में हाल में ही कम करने का काम किया है। लगभग 1990 से आसाम के अंदर अफस्पा लागू था। लगातार 60 बार इसको बढ़ाया गया और आज कहने में मुझे गर्व है कि मोदी जी के 8 साल के शासन के बाद स्थिति ऐसी हुई है कि आसाम के 23 जिलों में से अफस्पा को पूर्ण रूप से उठाने का काम हो गया है। एक रूप में आंशिक रूप से हटा दिया गया है। आसाम के 60% से ज्यादा हिस्से पर से आज अफस्पा हम हटा पाए और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है कि पूरे आसाम से अफस्पा को हटा पाए। इस प्रकार की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति यहां पर प्रस्तापित की जाएगी। तो वहीं हिमाचल विधानसभा में खालिस्तानी झंडे लगाने का मामला अभी ठंडा हुआ ही नहीं कि पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर सोमवार को हमला हो गया। इसके बाद हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं अब खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की तरफ से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को धमकी दी गई है। जी हां, जानकारी सामने आई है कि धमकी में ये कहा गया है कि मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर पर हुए हमले से सीखें, ये शिमला में भी हो सकता है। इसमें आगे ये कहा गया है कि धर्मशाला में सिख फॉर जस्टिस ने झंडे लगाए हैं। इस समुदाय को भड़काया ना जाए, नहीं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विधानसभा के गेट पर बीते दिनों खालिस्तानी झंडे लगे मिले थे और दीवार पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे हुए थे। खालिस्तान के झंडे लगाने के मामले में जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसा करने वालों को उनकी सरकार नहीं बख्शेगी। पुलिस ने कठोर यूएपीए कानून के तहत इस मामले में केस भी दर्ज किया है। धमकी में ये भी कहा गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के 38वें साल में पौंटा साहिब में जून के महीने में अलग खालिस्तान की मांग पर हिमाचल में वोटिंग होगी। तो वहीं राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को जमकर घेरा। जाने क्या कहा जेपी नड्डा ने। मैं जब यहाँ इस क्षेत्र में आया हूँ सूरतगढ़ में, तो बाबा रामदेव के मंदिर को नमन करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूँ। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने विशेष करके सारी बातों को रखा। वसुंधरा जी ने क्या फर्क है उनके समय की सरकार और आज की सरकार, इसका बहुत विस्तृत रूप से
चर्चा उन्होंने की है। उन्होंने आपको याद दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से लोगों के हित में काम कर रही थी और आज की सरकार किस तरीके का काम कर रही है। हमारे गजेंद्र जी ने भी भारत सरकार के बारे में चर्चा की, कैलाश जी ने भी की और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने आपके सामने इस बात को रखने का प्रयास किया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में आगे आने वाले समय में चुनाव के दृष्टि से तैयार है और आने वाले समय में अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। इस बात को उन्होंने कहा। मित्रों, मैं यहां बूथ के कार्यकर्ताओं से कुछ बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो समझ लो कि बूथ ही वो रचना है जहां से सत्ता का उद्गम स्थान है। ताकत कहां से आती है? अगर हम ये कहें कि वो सत्ता का गर्भ है तो वह भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन हम उसको उद्गम स्थान तो कह ही सकते हैं। जो भी ताकत हमको मिलती है वो बूथ से मिलती है। इसलिए हम लोगों का नारा भी रहा, हमारा बूथ सबसे मजबूत। हमको अपने बूथ को मजबूत करना है और वो संस्कार देने हैं जिस संस्कार के माध्यम से पार्टी को हम मजबूती प्रदान करें। और मुझे बताया गया कि 52,000 के 62 बूथ हैं और यहां इस संभाग में, बीकानेर संभाग में 5,925 बूथ हैं। मेरा आप सबसे पहला और विनम्र निवेदन है कि ये 5,925 बूथ में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, पूरी ताकत से उसको मजबूती प्रदान करनी चाहिए। और इसके लिए हमारा बूथ सबसे मजबूत, इस बात को तो हम आगे बढ़ाएं, लेकिन जो बूथ अध्यक्ष है वो उत्प्रेरक है, वो कैटलिस्ट का काम करता है, वो ताकत प्रदान करता है, वो कुल का रक्षक है। 1,000 वोटों के रक्षा करने वाला वो बूथ अध्यक्ष होता है, उसकी समिति होती है। इसलिए यहां बैठे सभी बूथ अध्यक्षों से मेरा फिर से विनम्र निवेदन है कि जमीन मजबूत रहेगी तो कोई भी आएगा उसको हम हराने में भी सफल होंगे और पार्टी की विचारधारा को यशस्वी करने में भी सफल होंगे। इस कारण से हमको उसको मजबूत करना है। मित्रों, अभी आपने जब वसुंधरा जी को सुना, सतीश पूनिया जी को सुना, आपने देखा होगा कि इन दोनों लोगों ने अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा। हमने क्या किया है, हमारी सरकार ने क्या किया है, हम क्या करना चाहते हैं। मित्रों, आपने कभी कांग्रेस के जमाने में किसी नेता को सुना है कि उसने रिपोर्ट कार्ड रखा हो? सुना है क्या? कभी सुना? मेरे इलाके में क्या होता था, पहाड़ी इलाका है, जब चुनाव आता था तो पहाड़ में चुनाव से पहले लोग चूना लगा देते थे जंगल में, और जंगल में चूना लगा के बोलते थे कि यहां से जाएगी सड़क, यहां से जाएगी सड़क। और जब चुनाव हो जाता था, चुनाव जीत जाते थे, तो बारिश आती थी, चूना बह जाता था और उनके वायदे भी बह जाते थे। और जब अगला चुनाव आता था तो फिर से चूना लगना शुरू हो जाता था। सही मायने में वो भारत की जनता को चूना लगाते थे। 70 साल यही काम किया, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं रखी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? जब चुनाव आता था तो बोलते थे पानी आएगा, पानी आएगा। और विश्वास दिलाने के लिए ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है या आईपीएस डिपार्टमेंट है या वाटर ड्रिंकिंग डिपार्टमेंट है, ये रातों रात ट्रक से पाइपें जमीन पर फेंकवा देते थे। फेंकवाते थे कि नहीं फेंकवाते थे? और फिर बोलते थे, मेरे यहां तो यही करते थे, ये पाइपें आ गई हैं, अब बस पानी लग जाए, आएगा आएगा आएगा। चुनाव खत्म होता था, रातों रात पाइपें उठाई जाती थी
और चला जाता था और एमएलए साहब बोलते थे मैं तो लगाना चाहता था लेकिन जनता जमीन ही नहीं दे रही है, पाइप हवा में तो लगेगी नहीं, इसलिए मैं नहीं लगा पाया। ये हमारे लोग हैं जो छाती ठोक करके हर चुनाव में अपने आप को जवाबदेह के रूप में आते हैं और जवाब देते हैं और जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3000 से कम केस सामने आए हैं। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटों में 2288 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। इस दौरान एक दिन में 3044 लोग ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में 10 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। तो वहीं देश में एक्टिव केसों की कुल संख्या 19,637 तक हो गई है, जो कि सक्रिय मामलों के कुल संक्रमण का 0.05% शामिल है। तो वहीं बीते 24 घंटे की अवधि में सक्रिय कोरोना केस लोड में 766 मामलों की कमी दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार दैनिक सकारात्मकता दर 0.95% और साप्ताहिक सकारात्मकता दर 0.82% दर्ज की गई है। राजस्थान में गर्मी जमकर अपना कहर बरपा रही है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों को देखते हुए राज्य सरकार को बच्चों पर दया आ गई है। जी हां, इसके बाद शिक्षा विभाग ने 11 मई यानी कि कल से सभी स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश घोषित किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में तापमान 47 डिग्री को भी पार कर चुका है। बीते दिन बांसवाड़ा में पारा 47.2 डिग्री दर्ज किया गया है। ऐसे में बच्चों का स्कूलों के लिए घरों से बाहर निकलना बेहद खतरनाक हो सकता है।